तो जी हार इन लोगों की हुई है और फायदा कांग्रेस का हो रहा है। राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के बहुत से साथी अपने अपने चुनाव हार गए हैं विधानसभा के, और उनके हारने से राहुल गांधी को क्या बेनिफिट हो रहा है, आज हम उसकी बात करने लगे हैं। तो सबसे पहला तो आप लोगों का सवाल होगा कि जब आपके साथी ही हार रहे हैं तो आपका क्या बेनिफिट होगा। तो इस चीज का जवाब ये है कि इंडिया अलायंस जो 2023 में बना था, 26 पार्टियां थी उसमें, तो उन 26 पार्टीज ने मिलके मोदी वेव को रोकने के लिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन लड़े थे। बट उस समय हर पार्टी के आइडियोलॉजी बड़ी अलग अलग थी। इसमें चार मेन कैरेक्टर्स हैं जी जो अभी हारे हैं, और जो राहुल गांधी को छोटा मानते थे, कांग्रेस को छोटा मानते थे, खुद को एज ए सीनियर पार्टनर देखते थे। तो आज हम उन चारों मेन कैरेक्टर्स की बात करने लगे हैं जी। तो सबसे पहला कैरेक्टर है जी बंगाल की ममता बनर्जी। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो 2011 से ममता बनर्जी लगातार 15 साल तक बंगाल के तख्त पे बैठी रही हैं। उन्होंने हर तरह से खुद को वहां पे सबसे प्रोमिनेंट बनाया, सबसे बड़ा देखा और सबसे बड़ा ही बताया खुद को। जब भी बात आई इंडिया अलायंस की, जब भी बात आई कांग्रेस के साथ मिलके काम करने की, तो ममता बनर्जी के पास एक ही चीज होती थी, हम अकेला जीत लेगा। बट वो हम अकेला जीते जीते तो वो बैठ ही गई है जी बिल्कुल। बीजेपी की ऐसी वेव आई है वहां पे कि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट तो हारी ही हारी है, उनकी जो पार्टी है वो ऑपोजिशन में चली गई है 15 साल के बाद, और हालात ऐसे हुए हैं कि ममता बनर्जी विधानसभा भी नहीं पहुंच पाई है। और ममता बनर्जी की अगर हम और बात करें तो ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को सीरियसली नहीं लिया था। वो बोलती थी कि राहुल गांधी तो छोटे हैं, राहुल गांधी तो नाइब हैं, राहुल गांधी तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स में है। और उन्होंने पब्लिकली कई बार बोला था कि मैं राहुल गांधी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं सोनिया गांधी की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो चीज है जो वो ममता बनर्जी को ले डूबी है। और आज ममता बनर्जी इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो इंडिया अलायंस में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट कर सके। और ममता बनर्जी ने 2024 में तो एक बार खुद को इंडिया अलायंस का दूसरा पीएम फेस बनाने का भी ऐलान कर दिया था। ममता बनर्जी चाहती थी कि मुझे आप पीएम फेस अनाउंस कर दे। दूसरा कैरेक्टर जो इसमें आता है वो है जी एम के स्टालिन। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, द्रविडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम एम के स्टालिन। बट एम के स्टालिन भी कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेते थे। वो एक रीजनल पार्टी थे और तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है। तो उस चीज के चलते वो खुद को इंडिया अलायंस में एज ए सीनियर पार्टनर देखने लगे। राहुल गांधी और कांग्रेस को उन्होंने दरकिनार करने की कोशिश की, और हालात ये हुए कि अभी 2026 इलेक्शन में जब ममता बनर्जी हारी तो एम के स्टालिन भाई साहब भी अपनी सीट हार गए, और वहां पे विजय की टीवीके ने जीत हासिल की है। और एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को वाइप आउट करने का जो बयान दिया था, उस चीज ने भी उनके अगेंस्ट काम किया। जो हुआ कि स्टालिन हारे, टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी, और कांग्रेस ने टीवीके को अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने टीवीके के साथ अलायंस किया, और बहुत सालों के बाद तमिलनाडु पॉलिटिक्स में कांग्रेस के पास पहली बार कोई कैबिनेट सीट आई है। तो उससे क्या हुआ है कि डीएम के एक तरह से इंडिया अलायंस से साइड लाइन सी होने वाली बात हो गई है, क्योंकि 2029 इलेक्शन में मोस्ट लाइकली कांग्रेस टीवीके के साथ जाएगी। तीसरा कैरेक्टर जी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं तो वो कैरेक्टर है जी अरविंद केजरीवाल भाई साहब। अरविंद केजरीवाल साहब अपना ईमानदारी का ढोल पीटने में लगे रहते हैं। उनको हर समय यही होता था कि कांग्रेस तो जी सबसे करप्ट है, मैं ही सबसे ईमानदार हूं। तो वो ईमानदारी का ढोल पीटते पीटते, ऑल दो उन्होंने इंडिया अलायंस में एक पार्टनर बन के काम किया। पंजाब में आप और कांग्रेस का अलायंस कभी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि पंजाब में आप और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर है। बट वो दिल्ली में अलायंस हुआ। बट उसके बाद भी केजरीवाल खुद को दिल्ली का राजा मानते थे, और राहुल गांधी को वो सीरियसली नहीं लेते थे। तो उस चीज से क्या हुआ कि जब लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए तो 2025 इलेक्शंस में विधानसभा में दिल्ली में भी बीजेपी जीत गई, और केजरीवाल साहब अपनी खुद की सीट हार गए, और उसके बाद उन्होंने आके पंजाब में डेरे लगा लिए हैं। तो केजरीवाल साहब भी इंडिया अलायंस में सीनियर पार्टनर बनते बनते खुद अपनी सीट से भी हाथ धो बैठे हैं और जीरो हो गए हैं जी। अब आता है जी चौथा कैरेक्टर। चौथे कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो चौथा कैरेक्टर है जी उद्धव ठाकरे।
उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं जी। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शिवसेना का एक बहुत बड़ा नाम है, बट शिवसेना का एक शिंदे फैक्शन अलग हुआ, वो बीजेपी में जाके मर्ज हो गया वो फैक्शन, और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ आते आते खुद को बड़ा बनाते थे। बट उद्धव ठाकरे जो एज अ सीनियर पार्टनर अलायंस में खुद को देखते थे, उनकी पार्टी 20 सीटों पे सिमट कर रह गई थी। तो उद्धव ठाकरे के पास भी अब ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट कर सके। अगली चीज है जी, ये कांग्रेस के लिए अगर फायदा है तो कांग्रेस के लिए खतरे की भी बात है, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पावर्स हैं, उनके फेसेस चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी तमिलनाडु में हुआ है कि डीएम एक रीजनल पावर थी, डीएम के वाइप आउट हुई और टीएम के एक बिल्कुल नया चेहरा है वो वहां पे उभर कर सामने आया, ऑल्दो कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस कर लिया है। बट रीजनल पार्टीज को छोटा समझने की गलती कांग्रेस को कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रीजनल पार्टीज के पास बहुत सी सीट्स हैं। और 2027 के जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, स्पेशली पंजाब और यूपी में जो इलेक्शंस हैं उस समय, तो यूपी के इलेक्शंस में इंडिया अलायंस के दूसरे बड़े पार्टनर समाजवादी पार्टी का एक लिटमस टेस्ट होगा। अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में रहते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यूपी में ज्यादा सीट्स लेके आते हैं जैसा उन्होंने 2024 में किया था, तो उस चीज से इंडिया अलायंस और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और ऐसे में किसी भी रीजनल पार्टी को, किसी भी रीजनल पावर हाउस को अगर कांग्रेस कम समझता है तो वो कांग्रेस की एक गलती होगी। कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए कि इन सारी रीजनल पार्टीज को जो वीक हो चुके हैं उन सबको यूनाइट करना चाहिए, अपनी सीट शेयरिंग का एक लेवरेज लेना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे जाके इन सारे स्टेट्स में काम करना चाहिए, ताकि 2029 के लिए एक अच्छा, कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छा ग्राउंड तैयार हो सके। अभी लोगों ने 2024 में भी इंडिया अलायंस को 234 सीट्स दी थी, जो मेजोरिटी से थोड़ी सी कम थी। तो अगर 2029 में सारे अलायंस पार्टनर्स अच्छे से काम करते हैं और एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के खिलाफ होगी उस पे काम करते हैं, तो इंडिया अलायंस और राहुल गांधी के लिए बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट हैं जो वो सामने आ सकते हैं। तो इस स्टोरी की समरी क्या है जी? अगर हम इस स्टोरी की समरी की बात करें तो समरी में सबसे पहले चीज आती है जी, इंडिया अलायंस के 4 मेन पार्टनर जो खुद को सीनियर मानते थे, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे, चारों के चारों अपने ही स्टेट्स में, अपनी ही विधानसभा में बिल्कुल सिमट के रह गए हैं। पहले 3 तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन अपनी अपनी विधानसभा सीट्स भी हार चुके हैं। वो इस समय ना विधानसभा का हिस्सा है ना लोकसभा का हिस्सा है। तो उससे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो सकती है। राहुल गांधी के पास एक एडवांटेज है अब अपनी कांग्रेस की और सीट शेयरिंग की लेवरेज लेने का। इसके साथ ही अगर कांग्रेस इन रीजनल पार्टीज को, इन रीजनल पावर्स को इकट्ठा करती है और 2024 में जो कमियां रह गई थी इंडिया अलायंस के पास, अगर उन कमियों को दूर करती है तो उससे इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपके क्या थॉट्स हैं? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।